प्यारे बच्चों, अधिगम आकलन के चतुर्थ इकाई में हम अध्ययन कर रहे हैं अधिगमकर्ता को चिंतन हेतु सक्रिय बनाने वाले विभिन्न कार्य एवं प्रश्नों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। इसके अंतर्गत हमने जाना कि मानवीय विकास के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों ही पक्षों के अंतर्गत मनुष्य समस्या के समाधान के लिए चिंतन की प्रक्रिया को अपनाता है, जिसमें वह विभिन्न प्रकार की सोच, समझ और कल्पना विचार के माध्यम से समस्या के समाधान को ढूंढने का प्रयत्न करता है। चिंतन की प्रक्रिया के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसके अंतर्गत किसी ने इसे अदृश्य व्यवहार कहा, तो किसी ने इसे मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष कहा, तो अव्यक्त व्यवहार भी इसे कहा गया, मन की क्रिया से इसे संबोधित किया गया और एक ऐसी श्रृंखलाबद्ध विचार की प्रक्रिया जिसमें कि अविराम गति से हम समस्या का समाधान ढूंढते रहते हैं। मनोवैज्ञानिकों के विचारों के आधार पर ही यह स्पष्ट रूप से हम कह पाने में समर्थ हो पाए हैं कि चिंतन व्यवहार की उन क्रियाओं का एक स्वरूप है, जिसमें कि हम समस्या का समाधान करने के लिए किसी मानसिक चित्रण या क्रियान्वयन को प्रतीक चिन्हों या प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं और समस्या के समाधान तक पहुंचने का कार्य करते हैं। चिंतन की प्रकृति हमें स्पष्ट हुई कि एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसमें चिंतन, मनन, सोच क्रियाशील रहती है। इसमें अदृश्य रूप से चिंतन चलता रहता है। यह आंतरिक प्रक्रिया है जिसका बाहरी प्रकटीकरण नहीं होता है। इसमें मानसिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं बंद होती हैं क्योंकि आंतरिक मानसिक क्रिया संचालित हो रही होती है। इसमें समस्या का समाधान किया जाता है और समस्या के समाधान के लिए विचार, प्रतीक, सिंबल और आपके चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर मनुष्य खोजपूर्ण प्रवृत्ति के कारण अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है और चिंतन करने में तार्किक क्षमता और विवेकपूर्ण धैर्यशीलता ही लक्ष्य की ओर अग्रसरित करती है। चिंतन की विशेषता के अंतर्गत हमने जाना कि इसमें व्यक्ति का ज्ञानात्मक पक्ष ज़्यादा प्रबल होता है। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को वो न करके वह अपने विचारों और प्रतीक के रूप में उसका प्रत्यक्षीकरण करता है। चिंतन में प्रयास एवं त्रुटि को महत्व दिया जाता है। इसमें समस्या जो उत्पन्न हुई है उसका संज्ञानात्मक स्वरूप से समाधान ढूंढा जाता है। इसमें विचार और प्रतीकों का सहयोग या प्रतिमाओं का इमेज का सहयोग किया जाता है और जो भी हम चिंतन करते हैं उसमें तोड़ मरोड़ करते हैं जिस हिसाब से हमें समस्या का समाधान मिल जाए। अब बात आती है चिंतन के साधन की, जिसके माध्यम से हम किसी गतिविधि को संपन्न कर सकते हैं, विद्यार्थी को चिंतन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो चिंतन के जो साधन हैं वह 4 हैं। जब विद्यार्थी को कोई प्रश्न पूछा जाता है, जब आप उसको पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं उसके लिए, तो उसमें आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को आप पूछ रहे हैं। आपने पाठ्य योजना का प्रारंभ प्रस्तावना प्रश्न से किया। प्रस्तावना प्रश्न के साथ साथ आप उससे आदर्श वचन करने के बाद बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं और जब आप स्पष्टीकरण दे देते हैं तो आप उससे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछते हैं। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने के पश्चात आप उससे पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछते हैं और अंतिम रूप से आप गृह कार्य के रूप में उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। अब इतने सारे प्रश्न जब आप विद्यार्थी से पूछ रहे हैं तो क्या वो बिना चिंतन के आपको इन प्रश्नों का जवाब दे सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका प्रश्न विद्यार्थी के लिए क्या है? समस्या हो गई है। वो प्रश्न समस्या के रूप में आपने उत्पन्न कर लिया है कि भाई अब इसका जवाब दीजिए।
तो अब उसके सामने तो समस्या उत्पन्न हो गई। अब समस्या के निवारण के लिए वो क्या करेगा? वो चिंतन का के साधनों का प्रयोग करेगा, वो इमेज के रूप में। अगर आप जब पढ़ा रहे थे, पढ़ाते हुए आपने किसी सहायक सामग्री का प्रयोग किया, आपने श्यामपट्ट का प्रयोग किया, तो श्यामपट्ट में आप शब्दों का प्रयोग कर रहे थे या आपने प्रदर्शन में चित्र का प्रयोग किया है, उसने उन सब का एक इमेज क्लिक करके अपने मस्तिष्क में क्या कर लिया है? बिंबित कर लिया है, केंद्रित कर लिया है। और किस रूप में किया है? पिक्चर के रूप में, यानी इमेज के रूप में, चित्र के रूप में उसने अपने मस्तिष्क में उसको रख लिया। आपने कैसे लिखा, क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे आपने फ्लो चार्ट क्रिएट किया, क्या आपने चित्र बना रखा था, कहाँ पे आप कह रहे थे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब चीज का उसने क्या कर लिया है? एक चित्र निर्मित कर लिया है। तो प्रश्न का समाधान ढूंढते हुए वो क्या करेगा? उन चित्रों को खगालना शुरू कर देगा जो आपने प्रश्न के रूप में पूछा है। क्यों क्यों खगाल रहा है वो? क्यों चिंतन कर रहा है? क्योंकि आपका प्रश्न उसके लिए क्या बन गया है? समस्या। अब इस समस्या का समाधान है उसका उत्तर देना, तो उत्तर देने के लिए उसे चिंतन करना पड़ेगा। साथ ही साथ वह कॉन्सेप्ट जब वह अधिगम कर रहा था तो हमने पढ़ा कि आकलन के अलग अलग स्तर हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो जब आप ये सारा प्रोसेस चला रहे थे, असिस्टेंट फोर, असेसमेंट इन, असेसमेंट ऑफ, तो यहाँ पर विद्यार्थी क्या कर रहा था? इन्हीं 4 स्तरों में से आपको बताया गया था कि 2 आकलन के विद्यार्थी के भी अपने तरीके हैं। तो उन आकलन के स्तर पे क्या कर रहा है वो? अधिगम का आकलन करता जा रहा है। तो अधिगम का आकलन जब विद्यार्थी कर रहा है तो वो तभी तो कर पा रहा है जब उसे लग रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया। टीचर जो बता रहा था, जो पढ़ा रहा था, उसको मैं समझ रहा हूँ, मुझे वो चीज़ आ रही है। तो अब आपने उसे प्रश्न के रूप में वही चीज़ पूछ ली, तो उसका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को वो आपको क्या कर रहा है? प्रश्न के जवाब के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है और उस कॉन्सेप्ट को अपनी स्वरूप में अभिव्यक्त कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? कि उसने समस्या का समाधान आपके सामने रख लिया है और अपने शब्दों में कर रहा है। इसका अर्थ है वो उसका कोई तर्क भी प्रस्तुत कर रहा होगा। तार्किक चिंतन का विकास यहाँ पे उसमें हो रहा है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। वो किसी सिंबल का या संकेत चिन्ह का क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। आपने प्रश्न पूछा और आपने कहा आपको मैंने उस समय क्या पढ़ाया? मैंने यहाँ कुछ लिखा था श्यामपट्ट में, फिर हमने उसको यहाँ पे इस तरीके से डिस्क्राइब किया था। तो आप क्या दे रहे हैं यहाँ पे? सिंबल, संकेत प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप प्रस्तावना प्रश्न विद्यार्थी से पूछ रहे होते हैं तो प्रस्तावना प्रश्न में भी तो आप हिंट प्रोवाइड करते हैं, कुछ संकेत प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन संकेतों को, उन चिन्हों को वो क्या कर रहा है? अपनी थिंकिंग में यूज कर रहा है। भाषा, अपनी भाषा में विद्यार्थी अपने मस्तिष्क के अंदर जोड़ तोड़ कर रहा है। जो उसने देखा, जो उसने सुना, जो विद्यार्थियों ने प्रश्न का जवाब दिया, उनका जो आंसर आया, उन 3 चीज़ों में वो एक साथ क्या कर रहा है? जोड़ तोड़ कर रहा है। तो ये सारा जोड़ तोड़ किस में हो रहा है? उसकी अपनी भाषा, जिस भाषा में कक्षा कक्ष में पठन पाठन चल रहा है या जिस भाषा को वो अपने उच्चारण में लेके आता है, उसी में वो उसकी अभिव्यक्ति उत्तर देकर भी करेगा। तो चिंतन में ये चारों ही चीजें साथ में चलती रहती हैं। इमेज भी, आपका सिंबल भी, आपका कॉन्सेप्ट भी, आपकी लैंग्वेज भी, और फिर जाके विद्यार्थी के उत्तर के रूप में एक समाधान आपके सामने क्या आता है? प्रस्तुत हो पाता है। तो चिंतन के ये 4 साधन हैं। चिंतन के सोपान के रूप में देखें तो चिंतन एक लक्ष्योन्मुख है। तो इसमें क्या होना चाहिए? आपकी जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आई है, उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन होना चाहिए। ये सॉल्यूशन ही आपका क्या है? लक्ष्य है। फॉर एग्जाम्पल, आप बीएड करने आए हुए हैं
तो बीएड की ये 2 वर्ष की प्रक्रिया आपको कहीं न कहीं समस्याएँ उत्पन्न कर रही होगी, आपको प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं, आपको टास्क दिए जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम। सारी की सारी प्रॉब्लम्स को आप इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि आपका लक्ष्य है बीएड की डिग्री अचीव करना और बीएड की डिग्री के माध्यम से एक अच्छी जॉब को अचीव करना। तो अपने गोल तक पहुंचने के लिए आप सारी गतिविधियों को जो चीज़ें प्रथम सेमेस्टर में जो चीज़ कहा गया उसको आपने सीखा, सेकंड सेमेस्टर में जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसको आप सीख रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में आपको जैसे गाइड किया जाएगा आप उस तरीके से चलेंगे, फोर्थ सेमेस्टर में जो आपको बताया जाएगा आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, अप्लाई करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये चारों सेमेस्टर में अलग अलग तरीके की गतिविधियों और उनसे संबंधित जुड़ी हुई समस्याओं को आप जो फेस कर रहे हैं वो इसलिए ताकि आप कहाँ तक पहुँच सकें, सॉल्यूशन तक पहुँच सकें, क्योंकि वो सारी क्रियाएं आपको आपके उद्देश्य तक पहुँचाने में सहायक बन रही हैं, जो कि आपको समस्या लग रही है। साथ ही साथ चिंतन का सेकंड सोपान है लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करना, यानी वेरियस एक्टिविटी, वेरियस रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं, जिसको कि आपको डन करना होगा। बीएड की डिग्री लेनी है तो स्टडी करनी होगी, बीएड की डिग्री लेनी है तो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होगा, बीएड की डिग्री लेनी है तो ट्रेनिंग में अच्छे से फोकस करना होगा, बीएड की डिग्री लेनी है तो साथ ही साथ आपको जो भी टेस्ट होंगे उनको क्लियर करना होगा समय समय पर। तो ये सारे आप ये एक्टिविटी इसलिए कर रहे हो ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। तो द्वितीय सोपान में है प्रयास, यानी कि प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए, क्योंकि चिंतन में आपने देखा कि ट्रायल एंड एरर दोनों क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। प्रयास चलेगा तो ही आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे, सफलता तभी मिलेगी। प्रयास होगा, उसमें बीच में समस्याएं बाधाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन निरंतर आप क्या करेंगे, प्रयास करते रहेंगे। अपने अनुभवों से आप क्या करेंगे, सीख लेंगे। जब आप प्रयास कर रहे हैं तो वेरियस बैरियर आपके सामने होंगे, समस्याएं उत्पन्न होंगी, एक मार्ग से रास्ता नहीं मिल रहा है तो दूसरा मार्ग अपनाना पड़ेगा। एक तरीके से आपको सफलता नहीं मिल रही है, इट मीन्स क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आपने अपने बड़ों से पूछा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आपने वीडियोस देखे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप अब अपने जो टीचर है उससे क्या करेंगे, अपने उस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को डिस्कस करके उससे सॉर्ट आउट करने का प्रयत्न करेंगे। तो आपने अपने अनुभव का प्रयोग करना है अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। इस चीज़ से मुझे नहीं आ रहा है, अब मेरे पास और सॉल्यूशन क्या है। तो उन अनुभवों के प्रयोग के माध्यम से आप चिंतन की प्रक्रिया से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में क्या हो जाएंगे, सफल हो पाएंगे। साथ ही साथ जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, उन एक्सपीरियंस के आधार पर आप अपनी प्रॉब्लम को क्या करते रहेंगे, सॉर्ट आउट करने का प्रयत्न करते रहेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी उपस्थिति अच्छी नहीं रही, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, फर्स्ट सेमेस्टर पे मैं किसी एक्टिविटी में भी मैंने प्रतिभाग नहीं किया, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने टेस्ट भी अच्छे से नहीं दिया है। आपको अपनी कमी पता चल रही है, आपके अनुभव आपको बता रहे हैं कि मैं ना उपस्थित रहा, ना किसी एक्टिविटी में प्रतिभाग किया, ना मैंने पढ़ाई अच्छे से की, ना मैंने टेस्ट मेरे अच्छे से गए। तो इसका अर्थ क्या है, ये प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको बता रहा है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छे अंक लेके आने हैं तो आपको अपनी पढ़ाई पर, अपनी एक्टिविटी पर, अपनी प्रेजेंस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप रोज कक्षा में आ रहे हैं, रोज कक्षा संचालित हो रही है तो रोज नवीन ज्ञान भी तो प्राप्त हो रहा है। आपके ना आने से आपका वो नवीन ज्ञान क्या हो रहा है, आपसे छूटता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट सीधे आपकी परीक्षा पे दिखाई देगा, आपके परिणाम पर दिखाई देता है। तो चिंतन के लिए आपको गोल डिसाइड करना है, आपको निरंतर
प्रैक्टिस में रहना है, आपको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को फ़ॉलो करना है और प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का कार्य करना है। मनोवैज्ञानिक ह्यूज ने चिंतन के प्रोसेस को डिफाइन किया कि हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम को फाइंड करना है, जो समस्या है उसका आकलन करना है, किस तरीके की समस्या है, आखिर समस्या क्यों उत्पन्न हुई है, समस्या उत्पन्न होने का कारण क्या है, किस कारण से समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उस समस्या का हम क्या करेंगे, आकलन करेंगे, बड़ी समस्या है, छोटी समस्या है, क्या प्रभाव डाल रही है। तो जो समस्या है उसका मूर्त अमूर्त रूप से आप क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर। फिर जब आप उसका अवलोकन कर लेंगे तो उसके बाद आप उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे, तथ्यों को कलेक्ट करना शुरू करेंगे। कारण को जानने के बाद आप प्रयत्न करेंगे कि उस कारण जो कारण है उसका जो उत्पत्ति हुई वो क्यों हुई है। तो आप उन रीजंस को फाइंड करने का कार्य करेंगे। फिर जब आप उसको पहचान चुके होंगे तो आपका कार्य है निष्कर्ष, यानी कि फाइंडिंग ढूंढना, निदान करना। तो आप विश्लेषण करना शुरू कर देंगे चीज़ों का, जो आपने जोड़ी हैं, जो विचार आए, जो अनुभव आए, जो आपने संकेतों को सेलेक्ट किया, जो आपने इमेजेस सेलेक्ट की हैं, उसके आधार पर आप एक निष्कर्ष उसका जोड़ तोड़ कर कर एक क्या बनाएंगे, रिजल्ट तैयार करेंगे और एंड में उस रिजल्ट को अप्लाई कर देंगे। जो आपने जोड़ तोड़ किया वो कितना वैलिड, कितना विश्वसनीय है, उसकी क्या की जाएगी, परीक्षा की जाएगी कि परिणाम एक्चुअल में सही निकला है या नहीं निकला है। इसका अर्थ क्या है, आपने टीचर ने आपसे प्रश्न पूछा, आपने सबसे पहले टीचर का प्रश्न सुना, गौर से सुना, गौर से सुनने के बाद आपने फाइंड करना है क्वेश्चन में टीचर ने क्या पूछा हुआ है, कौन सा मुख्य बिंदु है जो टीचर मुझसे जानना चाहता है। जब आप ये पहचान कर चुके होंगे तो थर्ड स्टेप में आपने जो टीचर ने श्यामपट्ट पे बताया, जो उन्होंने प्रेजेंट किया, जो उन्होंने दृष्टांत बताया, जो अनुभव उन्होंने शेयर किए, उनको आप जोड़ तोड़ करके संगठित कर दोगे और संगठित करने के बाद उसको जवाब के रूप में प्रेजेंट कर दोगे। अब जब आपके पास जवाब आ चुका है तो जवाब जो आपने प्रेजेंट किया, टीचर उसको क्या करेगा, बताएगा। आपने सही जवाब दिया तो आपको पुनर्बल दिया जाएगा कि वेरी गुड, आपने गलत जवाब दिया तो आपको बताया जाएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए था, या आपने आधा सही और आधा गलत जवाब दिया तो टीचर आपको कहेगा कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन इसमें ये भी चीज़ जुड़ सकती है। तो इस तरीके से चिंतन की प्रक्रिया में समस्या के समाधान तक पहुंचने की क्रिया संपादित की जाती है। चिंतन 4 प्रकार का होता है। आपका मूर्त चिंतन, जिसे कि प्रत्यक्ष चिंतन भी कहते हैं, अमूर्त चिंतन जिसे प्रत्यात्मक चिंतन भी कहते हैं, विचारात्मक चिंतन और सृजनात्मक चिंतन। हम ये चारों ही चिंतन अपने रोज के जीवन में क्या करते हैं, प्रयोग में लेके आते हैं। हर गतिविधि में इसका क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। मूर्त चिंतन से तात्पर्य है जिसको आपने प्रत्यक्ष रूप से क्या किया है, देखा हुआ है। आप उस चीज के बारे में क्या कर पा रहे हैं, चिंतन कर पा रहे हैं। टीचर ने आपको कंटेंट पढ़ा लिया है और पढ़ाने के बाद टीचर आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है उसी से संबंधित, जिसे आप बोधात्मक प्रश्न कहते हैं। वो मूर्त रूप में सारी चीज़ें चली हैं, अभी अभी घटित हुई, अभी अभी आपको प्रदर्शन करके मॉडल चार्ट दिखाया गया है। तो मूर्त रूप से जो आपने घटित होते हुए देखा, उस चीज़ को अब आप अपने एक्सप्लेनेशन में क्या कर सकते हैं, प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। अमूर्त चिंतन या प्रत्यात्मक चिंतन, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, जो टीचर ने आदर्श वाचन किया, जो टीचर ने स्पष्टीकरण किया, जो आपसे प्रश्न पूछे, तो अब वह आपसे
जानना चाहता है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, जो आपके विचारों को प्रेज़ेंट करने का कार्य करेगा, आपकी तर्क क्षमता को प्रचारित करने का कार्य करेगा। टीचर कहेगा कि इस पाठ को पढ़ने से क्या सीख मिली? क्या ऐसा किया जाना चाहिए था कि नहीं किया जाना चाहिए था नायक के द्वारा? क्या देशभक्ति का यही गुण होना चाहिए? तो अब आपने जो अमूर्त रूप से, जो कि आपने मूर्त रूप से एक्सपीरियंस किया, अब अमूर्त रूप से आप अपनी कल्पना कर उसको क्या कर पा रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट के रूप में प्रेजेंट करने का कार्य कर पा रहे हैं। अमूर्त रूप से वो चीज़ है, आप उसकी अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं। जैसे आप यदि ताजमहल नहीं घूमने गए हैं और आपसे कहा जाए ताजमहल के बारे में वर्णन कीजिए, तो आपने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं, वो मूर्त रूप से भी आपके समक्ष नहीं है, किंतु आप अमूर्त रूप से उसकी सुंदरता का वर्णन अपनी इमेजिनेशन के आधार पर, अपनी पिक्चराइजेशन के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर आप उसे प्रेजेंट करने का कार्य कर पा रहे हैं। जितना आपने सुना, जितना आपने पढ़ा, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उस आधार पे उसको आप एक्सप्लेन करने का कार्य कर रहे हैं। विचारात्मक चिंतन से तात्पर्य है जो आपके थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, किसी चीज को सुनने के बाद जो आपके विचार में चीज आ रही है, उसको विचारात्मक चिंतन से प्रदर्शित किया जाता है। और सृजनात्मक चिंतन में आप किसी की गई क्रिया में कुछ नवीन चीज को क्या करते हैं, जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। जैसे जब विद्यार्थी को बोधात्मक प्रश्न पूछा गया तो पाठ से संबंधित था, लेकिन जब उससे अ, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न के जवाब में जब अंत में हम पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछ रहे हैं, तो पुनरावृत्ति के प्रश्न में वह मूर्त जितना है उसको तो बताएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो ऐसी विचारों को भी जोड़ेगा कि इसमें ये भी होना चाहिए था, ये भी हो सकता था, या कवि का ये कहने का तात्पर्य था, नायक ये अभिव्यक्त करना चाहता था। अपनी अभिव्यक्ति आप उस प्रकरण के संबंध में प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा चिंतन सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। तो ये चिंतन के 4 प्रकार हैं। जिम्बार्डो एवं ब्रूक महोदय ने चिंतन के 2 प्रकार बताए कि चिंतन 2 प्रकार का होता है। एक ऑटिस्टिक थिंकिंग होती है, जिसे कि हम ख्याली चिंतन कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा ख्याली पुलाव बन रहे। ख्याली पुलाव का अर्थ क्या है? एक पूरा इमेजिनेशन, एक पूरा आपने कल्पना का जगत बना रखा है कि मैं मेरे पास एक गाड़ी होगी, मैं गाड़ी में घूमूंगा, मेरे पास अच्छी-अच्छी ड्रेस होगी। जब विद्यार्थी ऐसी चीज़ें सोच रहा है तो वो क्या कर रहा है? इमेजिनेशन कर रहा है, ख़्याल को निर्मित कर रहा है। तो जब वो ऐसा चिंतन कर रहा होता है तो इसे ऑटिस्टिक थिंकिंग या स्वैली चिंतन कहा जाता है। इस स्वैली चिंतन में वह कल्पना के जगत में जो वास्तविक नहीं है, उसको सोचता रहता है। रियलिस्टिक थिंकिंग में वह वास्तविक जगत में जो घटित हो रहा है। जैसे विद्यार्थी ने सोचा कि मैं बीएड कर रहा हूँ और मैं तभी टीचर बन पाऊंगा जब मैं अच्छे से ट्रेन हो जाऊंगा, जब मैं टीटी क्लियर कर लूंगा, जब मैं कंपटीशन की तैयारी करके कंपटीशन को अच्छे से फाइट कर लूंगा। तो उसको ये पता है कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, तभी जाके मुझे टीचर बनने का अवसर मिलेगा। ये नहीं कि उसने ये सोचा मैं बीएड करूँगा, मैं टीचर बनूँगा, मेरे पास कार होगी, मेरा अपना एक घर होगा, मैं नई-नई ड्रेस पहनूँगा, मेरे पास अच्छा खाना होगा। ये सारी चीज़ें वो थिंकिंग कर रहा है एक स्वप्न के आधार पर। लेकिन जो बीएड कर रहा है, जो ये सोच रहा है कि मुझे अच्छे से ट्रेनिंग लेनी है, मुझे टीटी क्लियर करना है, मुझे टेस्ट क्लियर करना है और उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है, और वो तैयारी, निरंतर तैयारी कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो ऐसा विद्यार्थी यथार्थ चिंतन कर रहा होता है। तो यथार्थवादी चिंतन में